नमस्कार। लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम, यही बात भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के बाद इसी मुद्दे के सहारे बंगाल के चुनाव को लड़ना और बंगाल के चुनाव को जीतना चाहती है। और इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी लाल गुलामी छोड़कर या ममता बनर्जी की गुलामी को छोड़कर भगवा में रंगने में सफल हो पाएगी। ये निर्भर करता है बंगाल के भद्र लोगों पर, क्योंकि बंगाल मित्रों वो धरती है, बंगाल वो धरती है कि किसी भी विचारधारा को आसानी से स्वीकार नहीं करती, लेकिन जब एक बार स्वीकार कर लेती है तो फिर इतिहास रहा है बंगाल का कि लंबे समय तक उस रास्ते पर चलती है। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि बंगाल की राजनीति कैसे बदलती है, कि क्या इस बार बंगाल के भद्र लोग भारतीय जनता पार्टी के भगवा को स्वीकार करेंगे, भगवा राज को स्वीकार करेंगे, या एक बार फिर लाल सलाम और भगवा के बीच की जो राजनीति है, जिसे हम ममता बनर्जी की राजनीति कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना सेंट्रलिस्ट राजनीति कहते हैं, ना दक्षिण पंथ ना वाम पंथ बल्कि मध्य मार्ग की राजनीति, जिस राजनीति की का एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति की बुनियाद कांग्रेस पार्टी ने रखी, महात्मा गांधी ने रखी, उस कांग्रेस के रास्ते से ही ममता बनर्जी चल रही। तो वो सेंट्रलिस्ट पॉलिटिक्स का लगातार अभी दौर जो 2011 से चल रहा है बंगाल में, तो ये दौर बरकरार रहेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा बंगाल का भद्र लोग। अगर एक बार बंगाल का भद्र लोग ने स्वीकार कर लिया तो ये इतिहास रहा है कि परिवर्तन होकर रहता है। और इसी भद्र लोग को साधने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस जाति से अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जिस जाति के लोगों ने आजाद बंगाल में आजादी के बाद सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। बात कर रहे हैं ज्योति बसु की। तो यह इतिहास रहा है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं थोड़ा बंगाल की बदली हुई राजनीति। मित्रों, बंगाल केवल ज्योति बसु और ममता बनर्जी का जिला का राज्य नहीं रहा है। यह बंगाल अब दो भागों में बटा हुआ है। आजादी के बाद आपको याद है कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था वो चला गया पाकिस्तान के साथ, जो अब बांग्लादेश है। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में बांग्लादेश में जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उसका भी असर पड़ना है। तो क्या उसका असर भद्र लोग पर पड़ेगा? क्योंकि देखिए बंगाल की राजनीति में आज अगर देखें तो बंगाल का पिछड़ा और दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2011 से अपनी यात्रा शुरू कर 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में अपनी उपस्थिति किस रूप में दर्ज कराती है? क्या एक बार फिर 2021 वाली स्थिति में रहेगी? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का नेता चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन के रहेगी, या फिर ममता बनर्जी को अपदस्थ कर पाएगी? यह सब कुछ निर्भर करेगा इन्हीं भद्र लोग पर, चूंकि बंगाल स्वामी विवेकानंद की धरती है। याद कीजिए मित्रों, स्वामी विवेकानंद के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है? स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण से पहले जब स्वामी विवेकानंद ने संन्यास धारण किया, सवाल करना, रामकृष्ण परमहंस से सवाल किया था कि जब तक आप भगवान के अस्तित्व के बारे में मुझे संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मतलब बंगाल तर्क और तथ्य की धरती है, बंगाल परिवर्तन की धरती तो है ही। एक बार परिवर्तन होता है तो लंबे समय के लिए होता है, लेकिन उस परिवर्तन को कराने का माध्यम बनता है भद्र लोग। तो स्वामी विवेकानंद ने भी रामकृष्ण परमहंस से सवाल किया था। बंगाल मित्रों वो धरती है जिस धरती के पहले जो मुख्यमंत्री बने बंगाल में कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र घोष। और ये प्रफुल्ल चंद्र घोष, ढाका में जन्मे प्रफुल्ल चंद्र घोष जब भारत के प्रधानमंत्री बनते, चूंकि आपको पता है 1950 से पहले देश के विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो पहला बंगाल का प्रधानमंत्री बने थे पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री के रूप में प्रफुल्ल चंद्र घोष ने जो शपथ लिया था। इनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कहां से होती है पता है आपको? ये कांग्रेस के मुख्य प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत होती है अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति वही अनुशीलन समिति है जिसके सदस्य डॉक्टर हेगड़ेवार भी हुआ करते थे। वही हेगड़ेवार जो डॉक्टर हेगड़ेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। मित्रों, बंगाल उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है
जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रूप है, उसकी स्थापना की, लेकिन जनसंघ अपना आधार न श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवित रहते न श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जाने के बाद बना पाई। बना कब पाई? थोड़ा बहुत जो भी आधार बना है वो आधार बना है नरेंद्र मोदी के दौर में। इससे पहले बंगाल में जो कुछ भी बीजेपी को मिला, जब कभी भी मिला, तो ममता बनर्जी के कंधे पर सवार होकर ही, ममता बनर्जी की पार्टी के साथ गठबंधन करके ही मिला। बंगाल केवल रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की धरती नहीं रही है मित्रों। बंगाल उस बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती रही है जिन्होंने वंदे मातरम की रचना की, जिन्होंने आनंद मठ लिखी, और उसी में वंदे मातरम आज भारत का राष्ट्रगीत है मित्रों। बंगाल उस गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती रही है, न केवल जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम लिखा, बल्कि बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ही वो व्यक्ति है जिनकी विद्वता, जिनकी साहित्य बंगाल के कण कण में गूंजती है मित्रों। बंगाल राम मोहन राय की धरती रही है। अगर अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी वेशभूषा को परिवर्तन का आधार बताने वाला राम मोहन राय, सती प्रथा का विरोध करने वाला राम मोहन राय की धरती रही है बंगाल, तो बंगाल न केवल राजनीतिक क्रांतियों की धरती रही है, बल्कि सांस्कृतिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन की धरती रही है। और इस सब परिवर्तन के अगुवा रहे हैं बंगाल के भद्र लोग। बंगाल सुभाष चंद्र बोस की धरती रही है। बंगाल महर्षि अरविंद की धरती रही है। आप देखते रहिए ना, कौन हर विचारधारा, चाहे वो दक्षिण पंथ का हो, चाहे वो वाम पंथ हो, चाहे वो मध्य मार्ग हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कैसे भूल सकते हैं आप? सुभाष चंद्र बोस, महर्षि अरविंद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नरम दल, गरम दल, रास बिहारी बोस, बिपिन चंद्र पाल की धरती है बंगाल। बंगाल में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलराम हेगड़ेवार की राजनीतिक जो एक होता है ना कि पॉलिटिकल जो गुण होता है, उसका जन्म ही बंगाल में हुआ। डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे केशव बलराम हेगड़ेवार महाराष्ट्र से चलकर। वो धरती है विधान चंद्र राय की धरती है, खुदीराम बोस की धरती है बंगाल। फांसी के फंदे पर लटक जाने वाला खुदीराम बोस इतिहास भरा पड़ा है। चाहे नरम दल की बात कीजिए, गरम दल की बात कीजिए, फांसी के फंदे पर झूलने वाले लोगों की बात कीजिए, अंग्रेजी पढ़ाई के समर्थकों की बात कीजिए, या फिर अंग्रेजी सरकार के आईसीएस की डिग्री को फाड़ देने वाला सुभाष चंद्र बोस की बात कीजिए, बंगाल इन सबों की धरती रही है। इसीलिए बंगाल कभी भी किसी के सामने झुका नहीं है। बंगाल को जीतना पड़ता है, बंगाल को जीतना पड़ता है। और उसके बाद विधान चंद्र राय के बाद मित्रों, विधान चंद्र राय के जाने के बाद विधान चंद्र राय को कहा जाता है आधुनिक बंगाल के आर्किटेक्ट। 5 शहरों की स्थापना का श्रेय जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय को। भारत रत्न विधान चंद्र राय दुर्गापुर, कल्याणी, विधाननगर, अशोकनगर और हावड़ा जैसे शहरों की स्थापना का श्रेय डॉक्टर विधान चंद्र राय को जाता है। और यही कारण रहा कि 23 जनवरी 1948 से लेकर मृत्यु पर्यंत 1 जुलाई 1962 तक विधान चंद्र राय बंगाल को बनाते रहे, संवारते रहे, सजाते रहे। बंगाल भारत की औद्योगिक राजधानी कहलाती थी मित्रों, ठीक है। और इस औद्योगिक राजधानी में बंगाल में जमींदारी प्रथा भी जबरदस्त था, ठीक है। और उसी जमींदारी प्रथा के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का शंखनाद हुआ तब जब चारू मजूमदार और कानू सन्याल के नेतृत्व में नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरुआत होती है। और बंगाल ही वो धरती है मित्रों जब इस नक्सलवाड़ी आंदोलन और कांग्रेस के खिलाफ गैर कांग्रेसवाद की राजनीति से जन्म लेता है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक लंबे समय तक लगातार शासन करने वाला एक ऐसा मुख्यमंत्री ज्योति बसु का उदय होता है, जिसने ज्योति बसु ने लगातार 23 वर्षों तक शासन करने के बाद इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री पद के ऑफर को ठुकरा देने वाला ज्योति बसु को प्रधानमंत्री का पद
तस्तरी में सौंपी गई थी, लेकिन ज्योति बसु की पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। ज्योति बसु ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। तो एक दौर ऐसा भी देखा बंगाल की राजनीति ने। और उसके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया ज्योति बसु ने, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी लगभग 11 वर्षों तक शासन किया बंगाल में। और आज उसके बाद से आपको याद होगा, इसी कम्युनिस्ट पार्टी लाल सलाम की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अग्निकन्या बन गई थी ममता बनर्जी। लगातार 1985 से लड़ती रही ममता बनर्जी बंगाल की सड़कों पर, भवानीपुर के गलियों से लेकर राइटर्स बिल्डिंग तक और पश्चिम बंगाल की विधानसभा तक से लेकर दिल्ली के संसद तक, लोकसभा तक लड़ाई लड़ती रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन लाल सलाम वालों से, वामपंथियों से, ज्योति बसु से और फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य से। अंत में ममता बनर्जी की जीत हुई। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी ने इस 77 से लेकर 2011 34 वर्षों के कम्युनिस्ट शासन को, लाल सलाम को उखाड़ कर फेंका बंगाल की धरती से। यह बात अलग है कि बंगाल की धरती से लाल सलाम को उखाड़ते समय, उखाड़ने में तब तक ममता बनर्जी सफल नहीं हुई थी जब तक बंगाल का भद्रलोक ममता बनर्जी के साथ नहीं आया था। ममता बनर्जी के साथ बंगाल का भद्रलोक जब आया, तभी ममता बनर्जी 1985 से शुरू किया हुआ अपना आंदोलन 26 वर्षों के मेहनत के बाद कम्युनिस्टों को बंगाल से उखाड़ पाई। वैसे ही जैसे कम्युनिस्ट लगातार बंगाल की राजनीति में लड़ते रहे, लेकिन अंततोगत्वा सफलता मिली उनको 1977 में। तब जब आपातकाल के आर्किटेक्ट सिद्धार्थ शंकर राय की अलोकप्रियता ने बंगाल में एक रास्ता का निर्माण किया। और रास्ता का निर्माण क्यों किया? इसलिए कि वामपंथियों को ज्योति बसु भद्रलोक के बीच, बंगला भद्रलोक के बीच उतने ही लोकप्रिय थे जितने लोकप्रिय विधान चंद्र राय हुआ करते थे। लेकिन सिद्धार्थ शंकर राय नहीं थे। सिद्धार्थ शंकर राय के खिलाफ आपातकाल का आर्किटेक्ट होने के नाते, चूंकि आपातकाल जो 1975 में देश पर लगाया गया, उसके लिए माना गया बंगाल की राजनीति में कि इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार सिद्धार्थ शंकर राय थे। सिद्धार्थ शंकर राय की सलाह पर ही देश के अंदर आपातकाल लगाया गया और उसी का लाभ मिला ज्योति बसु को। ममता बनर्जी को लाभ मिला नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन का। सिंगूर और नंदीग्राम के मुद्दे पर बंगाल का भद्रलोक ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के खिलाफ चला गया। ममता बनर्जी को फायदा मिला। तो क्या आज 2026 में बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति हुमायूं कबीर के द्वारा पैदा की जा रही है, इन सब परिस्थितियों के कारण क्या बंगाल में वो आबादी, आज बंगाल में कम्युनिस्ट लगभग खत्म हो चुके हैं, कम्युनिस्ट बट चुके हैं। कम्युनिस्ट जो लाल सलाम बोलने वाले लोग थे, 2 भागों में बट चुके हैं मित्रों। 3 भाग कह लीजिए। एक आपको याद होगा फिल्म शोले का वो डायलॉग जो असरानी के द्वारा बोला जाता है। क्या कहा जाता है? आधे दाएं जाओ, आधे बाएं जाओ, शेष मेरे साथ आ जाओ। आज लाल सलाम की स्थिति यही हो चुकी है बंगाल की राजनीति में। आधे गए ममता के साथ, आधे बीजेपी के साथ। आपको याद है ना, जय श्री राम बोलने से ममता बनर्जी चिढ़ती है। तो जिनको जय श्री राम स्वीकार था वो बीजेपी के साथ गए लाल सलाम वाले, जिनको जय श्री राम स्वीकार नहीं था वो गए ममता बनर्जी के साथ। तो ये है बंगाल की राजनीति। और इस चुनाव का परिणाम भी निर्भर करता है उसी भद्रलोक पर जिसने विधान चंद्र राय को लंबे समय के लिए अपना आजाद भारत में अपना नेता स्वीकार किया। उसके बाद बंगाल के लोगों ने चारू मजुमदार में भी भविष्य देखा बंगाल का। चारू मजुमदार से होते हुए ज्योति बसु बुद्धदेव भट्टाचार्य तक पहुंचे, फिर ममता बनर्जी के हाथ में सत्ता सौंपी। क्या इस बार बंगाल का वह भद्रलोक बीजेपी को स्वीकार करेगा, बोलेगा जय श्री राम? तो लाल सलाम, आपको याद है बंगाल की धरती पर
ही नहीं बल्कि जहां कहीं भी वामपंथ के खिलाफ आंदोलन चला, हर जगह, चाहे वो आंदोलन कांग्रेस के लोगों ने चलाया हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलाया है, हर जगह क्या बोलते हैं ये लोग, लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम। क्या बंगाल बोलेगा वंदे मातरम? बने रहिए। 20 मई 2026 से पहले ये बातें स्पष्ट हो जाएगी कि बंगाल एक बार फिर ममता के साथ या बंगाल जय श्री राम के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।